धन्यवाद अविनाश जी। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं, एक ही तरह के ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक ही ग्रुप से हैं, हिम्स मेडिकल एकेडमी के स्टूडेंट्स जो स्पेशली इस कार्यक्रम में आए हैं। और पुणे में ही है हमारा हिम्स मेडिकल एकेडमी। तो जब हमारा कभी कोई साइंटिफिक कार्यक्रम होता है जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट होते हैं, तो मेरा जो पहला जो टॉपिक होता है वो ये कि कोई भी ऐसी दवाई का नाम बता दो जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता हो। कोई भी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, ऐसा कोई दवाई का नाम बताओ। तो सब सोचने लग जाते हैं, कोई जवाब अभी तक तो आया नहीं। अब तो मैंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक इनाम की घोषणा करना शुरू कर दिया है कि जो ऐसा एक दवाई का नाम बताएगा जिससे कोई एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो, एलोपैथिक दवाई का नाम, तो मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। उसके बाद भी नहीं आते थे। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर आप बीमार पड़ते हैं, जो कि आप और मैं बीमार पड़ ही सकते हैं, तो याद रखिए एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसके लेने से किसी भी तरह का कोई फायदा है ही नहीं। और अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है कि ऐसी दवाई है तो उसका नाम क्या है बताइए। क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज ठीक होती है या कंट्रोल होती है? ना ठीक होती है ना कंट्रोल होती है। आप देखेंगे जब दवाई लेते हैं कुछ महीने बाद दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है। कुछ महीने के अंदर उस दवाई के साथ साथ ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी दवाइयां और जुड़ जाएंगी। सेम गोज विद ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, सेम गोज विद कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन। कोई भी दवाई, कोई बोलेगा फीवर की दवाई पैरासिटामोल से फीवर कम हो जाता है, लेकिन फीवर तो कोई बीमारी है ही नहीं। फीवर इज नॉट ए डिजीज, वो कोई बीमारी नहीं है। फीवर तो बल्कि आपका हथियार है। कैंसर के पेशेंट को अगर फीवर हो जाए तो कैंसर ठीक हो जाता है। कैंसर के पेशेंट को अगर फीवर हो जाए, फीवर वो ना उतारे पैरासिटामोल से, तो उसका कैंसर ठीक होने लगता है और अक्सर ठीक भी हो जाता है। इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। तो 1950 से पहले ऐसे ही होता था कि कोई कैंसर का पेशेंट आता था, डॉक्टर उसको उठा के मलेरिया के पेशेंट के साथ रख देते थे, इस उम्मीद से कि इसको मलेरिया हो जाएगा, इसको बुखार आ जाएगा, इसका कैंसर ठीक हो जाएगा। मलेरिया तो ठीक हो ही जाएगा, उससे पहले कैंसर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिए, कोई अगर कैंसर का पेशेंट हो तो आप दुआ कीजिए कि इसको बुखार आ जाए। लेकिन अगर हम बुखार में उस कैंसर पेशेंट को पैरासिटामोल से बुखार उतारेंगे तो उसका कैंसर फैलने लगेगा। तो यानी कि कैंसर हुआ तो बॉडी को पता उसका हथियार है। हथियार क्या है? बुखार। बॉडी ने हथियार को यूज करना शुरू किया, लेकिन आपने क्या किया? बॉडी का खुद का हथियार को आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। तो मैं इस बात पे आ रहा था कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, हमें फीवर को उतारने की जरूरत नहीं है। कोई लोग घबरा के बोलते हैं फीवर में अगर दिमाग फट गया, कुछ ब्रेन के सेल मर गए, तो कोई सीजर आ गया, कोई फिट्स आ गया। फीवर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और अगर फिट्स आता है तो कोई गंभीर बात नहीं है, वो इंसान ठीक हो जाएगा। और अगर फिट्स आना होगा तो फीवर को पैरासिटामोल से उतारेंगे तब भी आ ही जाएगा, वो उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ टू स्टार्ट विद कि कोई भी अगर बीमारी पड़ती होती है किसी को, तो एलोपैथी में जाएंगे तो कोई इलाज है नहीं। इलाज तो है, लेकिन उसमें आपका प्रॉब्लम घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। यानी कि उसके बाद आपकी बॉडी को दो चीज से लड़ना है। एक तो बीमारी से लड़ ही रहा था, ऊपर से वो जो दवाई आपने ली उसके साइड इफेक्ट से लड़ना है। यानी कि जो लोग दवाई लेते हैं उनको दो बार ठीक होना पड़ता है। एक बार बीमारी से ठीक होता है, और दूसरी बार वो जो दवाई ले रहे थे आप उसके साइड इफेक्ट से ठीक होता है। दे हैव टू गेट योर ट्वाइस। तो ये बात आपको हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि कोई जगह ही नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत ही नहीं, जाएंगे तो फंसेंगे। आप ग्लूकोमीटर आपने सबने देखा, ग्लूकोमीटर ऐसा लगता है कि ग्लूकोमीटर के बिना काम ही नहीं चलता, ये सदियों से है। जबकि ग्लूकोमीटर का आविष्कार 70 साल पहले ही हुआ था, 50 साल से ही है ये। लेकिन ग्लूकोमीटर जब नहीं था तब भी तो डायबिटीज होगी,
मधुमेह वो तो पहले से ही है। जब ग्लूकोमीटर नहीं था तब मधुमेह कैसे पता चलता था? ग्लूकोमीटर तो अभी भी आया है। इंसान तो इस धरती में 3 लाख साल पहले आया है, ग्लूकोमीटर तो 50 साल पहले आया है, 50 ईयर्स ओनली। तो जब ग्लूकोमीटर नहीं था तब भी मधुमेह था, तब कैसे पता चलता था? तब कैसे पता चलता था वो सही तरीका था, अब जैसे पता चलता है ये सही तरीका नहीं है। समझिए इसको। जिनको डायबिटीज होती है, मधुमेह होती है, 6 लोग खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उनमें से एक इंसान होगा जिसको अधिक पसीने आएंगे, सिर्फ ऊपर यहां तक चेहरे पे, खाना खाते वक्त, चाहे ठंड का मौसम हो तब भी। तो अनयूजुअल पसीना आएंगे जो बाकियों को नहीं होगा, यानी कि इस वाले इंसान को मधुमेह हो गया। जब हमारे बॉडी में शुगर जरूरत से ज्यादा होती है ब्लड में, तो बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। बाहर निकालने का एक रास्ता है पसीना। तो जब खाना खा रहे हैं तो बॉडी ओवरलोड हो गया, तो उसी वक्त फिर चेहरे पे पसीना आएगा, अनयूजुअल पसीना। आपको लगेगा कि इसको गर्मी लग रही है, लेकिन बाकी सब किसी को पसीना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गई है। राइट, पहली बात। तो जैसे मैंने बताया, जब किसी को डायबिटीज होगी तो बॉडी उस एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने के लिए पेशाब का रास्ता अपनाएगा, पेशाब से निकालेगा। तो पहले क्या करते थे आयुर्वेद में, उसका पेशाब थोड़ा कहीं छिड़क के रख देते थे। अगर वो अभी भी कर सकते हैं, अगर वहां चींटियां लगने लगी तो इसको मधुमेह हो गया। तो इस तरह से। तीसरी बात, जिनका मधुमेह जिनको असली में होता है, वो अगर अपना पेशाब को जीभ से टेस्ट करेंगे तो मीठा होगा, तो इनको मधुमेह हो गया। तो ये जो है, ये है असली डायग्नोसिस। अब जो आते हैं आज के डायग्नोसिस पे, जिसे बोलते हैं मॉडर्न डायग्नोसिस, ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का डायग्नोसिस कितना मॉडर्न है, एक एक्सपेरिमेंट आज करके देखिए। एक ही समय एक ही ग्लूकोमीटर से 5 उंगली से ब्लड निकालिए तो आपको समझ आएगा, एक में 150, एक में 200, एक में 250, पांचों में 5 अलग नंबर। कई लोग बोलते हैं किसको माने, मैंने बोला जो पसंद आए मान लो उसको। तो आप अगर यहां से ब्लड लेंगे तो अलग, यहां से ब्लड लेंगे तो अलग। कैपिलरी से जब भी ब्लड लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर ज्यादा आता है बाई 10%, यहां से ब्लड लेंगे तो वो 10% कम आएगा वेन से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो दिखने में मॉडर्न है वो उतना मॉडर्न है नहीं, वो मिसलीडिंग है, मिसलीडिंग है। और वो एक जाल है, एक ट्रैप है, इसको समझते हैं। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, जो आप स्लाइड यहाँ देख रहे हैं, कितना ब्लड शुगर को नॉर्मल बोलना चाहिए, ये बातें सदियों से चल रही है। जब ग्लूकोमीटर नहीं था तब कैसे हाई ब्लड शुगर बोलते थे, वो तो मैंने बता दिया। ग्लूकोमीटर आने के बाद फिर एक आंकड़ा, एक नंबर डिसाइड कर दिया है कि इस नंबर से नीचे होगा तो ठीक है, इससे ऊपर होगा तो ब्लड शुगर आपको डायबिटीज हो गई है। लेकिन वो नंबर कौन सा होना चाहिए, वो किसने बताया? कोई इंसान ने बोला होगा ना, बाइबल में तो लिख के आया नहीं कि 200 से नीचे है तो ठीक, उससे ऊपर ब्लड शुगर किसी इंसान ने तय किया होगा। राइट। तो 1979 तक 200 से ऊपर वाले को डायबिटीज बोला जाता था। फिर अचानक 1997 जब आया, 1999 आया, फिर एक आंकड़ा आ गया 126, फास्टिंग ब्लड शुगर 126, ये भी होना चाहिए। मतलब 2 ट्रैप आ गए। और उसके बाद 2003 आते आते 126 को और नीचे कर दिया, 100 कर दिया। फिर 2010 आते आते 3-4 पैमाने लगा दिए कि HbA1c भी 5.6 से नीचे हो तो ठीक है, ऊपर है तो डायबिटीज है। मान लीजिए ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कॉलेज में जब मैं कॉलेज में था तो पासिंग परसेंटेज 35% था। लेकिन अगर प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया, उसने रूल ही चेंज कर दे, 80% से नीचे अगर बच्चे के नंबर आएंगे तो वो फेल बोल देंगे। फिर उस साल क्या होगा? बच्चे के मार्क्स उतने ही आए जितने 8 साल आते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे विल बी कॉल्ड एज, देखो इस साल तो ज्यादा लोग बच्चे फेल हो गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस साल प्रिंसिपल ने गुस्से में आके नियम बदल दिए। ठीक उसी प्रकार आप अगर देखें कि अभी घर घर में डायबिटीज है, इसलिए नहीं कि इंसान ज्यादा बीमार है, इसलिए कि नियम बदल गए हैं। और नियम ऐसा है कि वो हर 1-2 साल में वो स्क्वीज होता जा रहा है, स्क्वीज होता जा रहा है। तो इसलिए वो जानबूझ के, ताकि आपको फायदा हो, प्रॉफिटेबल हो जाए, जो फार्मा कंपनी को फायदा हो, प्रॉफिटेबल हो जाए, इसलिए जो हाल डायबिटीज का है वही हाल बाकी बीमारी हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आप
इनके जाल में ना फंस जाए, राइट। अगर हम बोलेंगे कि ये भाई HbA1c 5.6 क्यों कर दिया, इसके पीछे का सबूत दिखाओ, कोई सबूत नहीं है ही नहीं कोई सबूत। अगर आपने बोलेंगे 126 ये mg पर डेसिलीटर कहां से आया, कोई सबूत नहीं है, बस लिख दिया तो लिख दिया, जस्ट मन कोई सपना आया तो लिख दिया, वही चीज को प्रमोट करते हैं। लेकिन हम जब ग्लूकोमीटर से मेजर कर रहे हैं, हमें जो डॉक्टर ने बताया, हम उसी बात को ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की वाणी कोई आई, उसी को पकड़ के बैठे हैं। हमने अपने डॉक्टर से नहीं पूछा, आपने 100 बताया, इसके पीछे का एविडेंस दो मुझे। आपको पूछना चाहिए कि एविडेंस क्या है, क्योंकि 100 अगर है तो कोई ना कोई एक एविडेंस होगा जिसके बेसिस पे डिसाइड हुआ होगा कि 100 का आंकड़ा रखना चाहिए। वो एविडेंस धरती पे है ही नहीं, तो ये समझना होगा हमें। नेक्स्ट प्लीज। अब जो एविडेंस है धरती पे, वो ये एविडेंस है जो आपके सामने 1983 का कितना ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, इस पे पूरे देश में दुनिया भर में बहुत सारे ट्रायल हुए। उनमें से एक ट्रायल जो ज्यादा प्रचलित हुआ वो ये, उस ट्रायल में देखा गया कि जिन जिन के ब्लड शुगर 227 mg पर डेसिलीटर से अधिक होता है, उन्हीं को रेटिनोपैथी, उन्हीं को गैंग्रीन, उन्हीं को बहुत सारी जो और समस्या होती है, डायबिटीज जुड़ी हुई, किडनी फेलियर वगैरह होती हैं, और जिनका ब्लड शुगर 227 से नीचे रहता है उनमें ये सारी दिक्कतें अक्सर नहीं होती हैं। तो जब ये देखा गया तो बेंचमार्क क्या बन गया उस वक्त 227। तो जब कभी भी ट्रायल होता है, आप थोड़ा समझिए तो आपको, तो ट्रायल में ब्लड जब लेते हैं वो वेन से लेते हैं, हॉस्पिटल में ब्लड लेंगे यहाँ से लेंगे, आप घर पे जब ब्लड लेंगे तो कहां से लेंगे, उंगली से। उंगली से जब भी ब्लड लेंगे तो आपका ब्लड शुगर 10% अधिक आएगा। यानी कि अगर वेन से ब्लड लेंगे तो 227 आ रहा है, तो उंगली से ब्लड लेंगे तो उसी इंसान में कितना ब्लड आएगा, कितना ब्लड शुगर आएगा, लगभग 250। यानी कि बेंचमार्क दिमाग में रख लीजिए, अगर इसको आप मानते हैं कि 250 से नीचे अगर किसी का ब्लड शुगर है खाना खाने के 2 घंटे बाद बिना किसी दवाई के, तो वो नॉर्मल है। तो ये असली एविडेंस है, इसके अलावा और कोई एविडेंस है नहीं। तो एक एविडेंस उससे बड़ा ये है कि अगर आपको अनयूजुअल पसीना आता है खाना खाते वक्त, या पेशाब में ज्यादा शुगर निकलता है, तो उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो एक तो वो निशानी है। लेकिन अगर ग्लूकोमीटर के भरोसे पे चलना चाहते हैं तो ये फिर भी एविडेंस बेस्ड है। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, वो तो 100 बोलेगा, और 100 को अचीव करने के लिए आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। दवाई से एक बार आंकड़ा तो आ जाएगा, लेकिन हमारा जो गोल है वो किसी आंकड़े को मैच करना नहीं है। हमारा गोल क्या है, हेल्दी रहना। अवर गोल इज टू रिमेन हेल्दी। तो फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं मैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है। अब ये अविनाश जी यहाँ बैठे आपको दिख ही रहा है, मैं वियतनाम गया, मैंने सोचा कि अविनाश के लिए मुझे चप्पल खरीदना, गिफ्ट करना। इनका साइज तो मैंने लिया ही नहीं, चप्पल का साइज, तो मैंने वही 10 लोग पकड़ लिए, सबका जूते का चप्पल का साइज ले लिया। किसी का पैर का साइज 7, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 5, 10 लोगों का लेके प्लस करके डिवाइडेड बाई 10, नंबर आया 8। तो मैंने सोचा अविनाश का पैर का साइज 8 ही होगा शायद, तो 8 नंबर का चप्पल लेके आके अविनाश को दिया, ये लीजिए मैंने अपने लिए चप्पल लेके आया हूँ। अविनाश पहन के देखा, बोला भाई चप्पल का साइज तो छोटा है, मेरा पैर तो बड़ा है। मैंने बोला आपका पैर एबनॉर्मल है, सर्जरी करा दो, चप्पल के साइज का कर लो। तो अविनाश या फिर बोला कि मेरे पैर का साइज तो छोटा है, चप्पल बड़ा है, तो इसको खींच के चप्पल के साइज कर दो। यहाँ ये समझना होगा कि अविनाश को अपने पैर का साइज चप्पल के हिसाब से नहीं करना है, चप्पल को अविनाश के हिसाब से साइज वाला होना चाहिए। आप क्या करते हैं, ठीक इसका उल्टा, अपने आप को डॉक्टर के बताए गए आंकड़े में फिट करने की कोशिश करते हैं, और आती है तब गड़बड़। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। 1977 के अगर हैरिसन प्रिंसिपल इंटरनल मेडिसिन पढ़ते हैं तो वहां टोटल कोलेस्ट्रॉल 300 भी नॉर्मल था। 1988 आते आते 250 को नॉर्मल बोला, और उसके बाद 240 नॉर्मल है, आज 200 नॉर्मल है, नंबर कम होते जा रहे हैं। और आप अविनाश की तरह अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को उस साइज के बीच में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए चाहे दवाई क्यों ना खाना पड़े, चाहे अविनाश को सर्जरी करके पैर छोटा क्यों ना करना पड़े, राइट। क्योंकि आपने दिमाग में रख लिया कि 200 डॉक्टर ने बोला तो इससे नीचे करना ही पड़ेगा।
चाहे फिर मैं दवाई लेके अपने आप को बीमारी क्यों ना कर लूं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो कि जहर है। लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल मतलब कोई दुश्मन हमारा, ऐसे ही लगता है ना। देख, कोलेस्ट्रॉल जैसे नाम सुना तो कोलेस्ट्रॉल दिमाग में क्या आया, कोई न्यूट्रिशन आया या कोई पॉइजन आया, हर दिमाग में दिया कि पॉइजन है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, अंडा, अंडा से एक चिड़िया निकल आती है, एक जिंदगी बन जाती है। अंडे में ऐसा क्या है कि उसमें से पूरा एक जिंदगी, एक लाइफ, एक चिड़िया एक बन के निकलती है। अगर आप लैब में देंगे तो पता चलेगा 68% अंडे में जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो बाकी सब कुछ होता है। तो सबसे बड़ा योगदान किसी भी एनिमल या चिड़िया के बनने में किस चीज का है, कोलेस्ट्रॉल का है। तो वो हमारा एनिमी कैसे हो सकता है? आपके बाल से लेके, आपके ब्लड से लेके, आपका नाखून, बॉडी के हर सेल के बनने में कोलेस्ट्रॉल का रोल है, हर हार्मोन के बनने में कोलेस्ट्रॉल का रोल है, हर सेल का जो आउटर लेयर वो कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे आपका दुश्मन हुआ, ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि भाई 200 तो 200 से नीचे करना है, फिर चाहे वो दवाई लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, दवाई लेके भी नीचे करेंगे। मतलब इससे नहीं कि आपको हेल्दी रहना, मतलब इससे मुझे आंकड़े में फिट होना है। मुझे डॉक्टर ने जो आंकड़ा दे दिया उसमें फिट होना है। डॉक्टर से ये नहीं पूछेंगे कि आंकड़ा आया कहां से, बस उसने बोल दिया। अगर पूछ के देखिए आप, वो ऐसा गुस्से वाला मुंह बनाएगा उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है। मैं तो बोलता हूँ कि इस तरह से पेशेंट को देखो कि वो पूछ ही ना पाए कुछ। जबकि हमारे आप नेचुरोपैथी के जो मेडिकल कॉलेज है, एम्स मेडिकल एकेडमी के छात्र हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं पूरे देश में 5 साल का डिग्री कोर्स करके आते हैं, तो नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के, उनसे सवाल पूछेंगे तो दे विल एंगेज। वो हर सवाल का जवाब देंगे। एक एक पेशेंट आधा घंटा भी लगाएंगे, 1 घंटा भी लगाएंगे। यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू नीड एजुकेशन, है ना। लेकिन आप एलोपैथी के उसमें जाके एक सवाल पूछ के देखो, वो ऐसे आंख दिखाएगा कि आपको घबराहट हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा उल्टा। होता है कि नहीं होता? जैसे डॉक्टर बोलता है आपका ब्लड प्रेशर चेक करना, ये सोचते ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर बोलता है देखा आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको बोलना चाहिए आप ही की वजह से तो हाई है। इसे बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। 70% लोगों में यही होता है। जैसे ही डॉक्टर को देखा बीपी बढ़ गया। बीपी कब बढ़ता है समझना पड़ेगा हमें। यहाँ अगर कोई सांप आ जाए, मैं सांप देख लूं, मेरा घबराहट आएगी ना, बीपी बढ़ जाएगा उसी वक्त, राइट। पल्स रेट बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ता है इसलिए ताकि बॉडी अलर्ट होता है। एक ज़ेब्रा जब सेंस करता है कि आसपास कहीं शेर है तो क्या होता है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, यानी कि उसकी बॉडी से प्रिपेयर कर रहा है फॉर फ्लाइट और फाइट, भागो या लड़ो, राइट। अगर उसका बीपी नॉर्मलाइज रहेगा तो वो अलर्ट ही नहीं रहेगा। यहाँ सांप आया, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो मैं अलर्ट नहीं हूं, तो मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो बीपी बढ़ना बीमारी नहीं है। बीपी को खास तौर पे भगवान ने बनाया जब हम जंगल में रहा करते थे, कि जैसे ही खतरा हो तो बॉडी आपको कैसे बताएगी आप खतरे में, बीपी बढ़ा के। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके बॉडी ने आपकी बीपी बढ़ा के बता दिया आपको खतरा है, भागो यहां से। लेकिन आप क्या करते हो, वहीं बैठे रह जाते हैं। इसीलिए जिंदगी भर डॉक्टर से सताए रहते हैं। तो इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कितना बीपी नॉर्मल होना चाहिए, ये एक सवाल आपके दिमाग में आएगा। बीपी कितना नॉर्मल होना चाहिए, ये सवाल आप पूछेंगे तो हर एक का अलग अलग जवाब है। ये सवाल अगर आप WHO से पूछेंगे वो बोलेंगे 120/80, नेशनल हेल्थ से पूछेंगे वो भी 120/80 बोलेगा, यूरोपियन गाइडलाइन से पूछेंगे 140/90 बोलेगा, कॉकरेन से पूछेंगे बोलेंगे 160/100 से नीचे हो तो ठीक है। आप देख रहे हैं, तो दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने ठेका ले रखा है कि हम बीपी बताएंगे किसका कितना बीपी होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर BRC क्लिनिक या फिर डॉक्टर BRC हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।